अभी तक में हम लोगों ने एक सीक्वेंस में सारा कुछ पढ़ा था। सप्लाई था तो फिर हम लोग पढ़े थे, उसमें देखे थे कि कौन सा सप्लाई आरसीएम में टैक्सेबल होगा, कौन सा सप्लाई एग्जेम्प्ट होगा, राइट। वो सारे प्रोविजन हम लोग पढ़े। प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड किए थे, क्यों? ताकि हम लोग को पता चल सके कि कोई सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रास्टेट सप्लाई है, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़े। और लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़े थे जिसमें हम लोग एग्जेम्प्ट सप्लाई पढ़े थे कि कौन कौन सा सप्लाईज ऐसा है जो सप्लाई तो है लेकिन एग्जेम्प्ट किया हुआ है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई से डिसाइड होगा ना कि किस टाइम पे गवर्नमेंट आपका चेहरा ऐसे बैठकर देखेगी कि ला ला जीएसटी का पैसा ला, राइट। तो हम लोग ये सारी चीज तो डिसाइड कर चुके हैं अभी तक कि कब सप्लाई होगा, कब जीएसटी लगेगा, कौन जीएसटी पे करेगा, आरसीएम एफसीएम कौन जीएसटी पे करेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई से डिसाइड किए थे इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट एवरीथिंग, राइट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस समय गवर्नमेंट आपका चेहरा ऐसे बैठकर देखना शुरू कर देगा कि लाओ लाओ पैसा इधर लाओ, ठीक है। वो है आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो पहले देखो टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग पढ़ेंगे गुड्स के लिए, ठीक है, जिसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 12। ओके, सेक्शन नंबर 12 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। अब देखो टैक्स जो है वो दो तरीके से पे होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। एक होता है एफसीएम, दूसरा होता है आरसीएम, करेक्ट। तो जो एफसीएम होता है यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इसमें सप्लायर टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, करेक्ट। तो यहाँ जब भी हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे ना, ये हम लोग डिसाइड करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सप्लायर, क्योंकि यहाँ सप्लायर टैक्स पे करता है, करेक्ट। जब आरसीएम आगे जाके पढ़ेंगे तो आरसीएम के केस में कौन टैक्स पे करता है? रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी आ जाओ, अभी हम लोग समझेंगे कि एफसीएम के केस में सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होता है। तो इसका आपको ये याद रखना है। पहले हम लोग देखते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। डेट है कि किस दिन इनवॉइस इशू हुआ वो दिन, या फिर और दूसरा ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। अब ये क्या है आगे बताएंगे। ड्यू डेट या तो जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ या फिर जिस दिन होना चाहिए था, ड्यू डेट जिस दिन होना चाहिए था, दोनों में से जो अर्लियर होगा, विच एवर इज अर्लियर, वो डेट को हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे इन केस ऑफ एफसीएम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ड्यू डेट क्या होता है एज पर सेक्शन 31, राइट। वो हम आपको आगे बताएंगे। इसके पहले एक चीज और जान लो। देखो, एक हम लोग पढ़े थे कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में, याद है कि कुछ जो छोटे छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं उनको ऑप्शन दिया गया है कि वो टैक्स पे कर सकते हैं इन कॉम्पोजिशन स्कीम, राइट। तो ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम जो भी बंदा ऑप्ट कर रखा है, या फिर कोई भी अगर सप्लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स मतलब क्या होता है? जैसे कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पढ़ा था हमने, लॉटरी, बेटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, ये सब पढ़े थे ना हम लोग। तो इन केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं ये आपको अलग से याद रखना है। यानी कौन सा दो केस, एक कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया और दूसरा अगर कोई भी सप्लाई किया एक्शनेबल क्लेम्स का। एक्शनेबल क्लेम जो हम लोग पढ़े थे स्पेसिफाइड, जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा वो नहीं, जिसपे जीएसटी लगेगा वो केस। क्योंकि अगर किसी चीज पे जीएसटी नहीं लगेगा तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या करेंगे डिसाइड करके, राइट। तो इस पे हम लोग को कैसे डिसाइड करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इसका? नंबर 1 ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सॉरी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, किस दिन इनवॉइस इशू हुआ, या फिर दूसरा ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31, जो कि जस्ट प्रीवियस केस में ये दोनों पॉइंट हम लोग पढ़े ही। यहाँ एक और ऐड हो गया है चीज, एक और कंडीशन, विच इज डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट। अब देखो जो सप्लायर होता है वो क्या करता है? पेमेंट रिसीव करता है, और हम लोग सप्लायर के एंगल से निकाल रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई, तो वो पेमेंट रिसीव करेगा ना, इसीलिए डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट एक और ऐड हो गया इन केस ऑफ होम टू पीपल, कॉम्पोजिशन स्कीम जो ऑप्ट किया है, दूसरा एक्शनेबल क्लेम जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इन तीनों में से विचएवर इज अर्लियर, जो अर्लियर का डेट है वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्लियर? तो अभी तक हम लोग दो चीज पढ़े। इन केस ऑफ गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके अंदर दो केस पढ़े। पहला बाकी सभी लोग के लिए एक्सेप्ट दीस टू पीपल्स, दो कंडीशन देखेंगे, एक डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, दूसरा ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 विचएवर इज अर्लियर। और इन केस अगर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है या फिर अगर एक्शनेबल क्लेम का सप्लाई करता है तो उसके लिए तीन कंडीशन है। पहला दो तो सेम ही है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31, या फिर रिसीविंग पेमेंट का जो डेट है वो विचएवर इज अर्लियर। क्लियर है? अब आ जाओ और हम लोग समझते हैं कि ये ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 निकालते कैसे, कैसे डिटरमाइन करते हैं। देखो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो बहुत ही सिंपल है, जिस दिन इनवॉइस बना है हो गया। पेमेंट रिसीविंग डेट और ये ड्यू डेट, इसको समझेंगे, ठीक है। तो ड्यू डेट आ जाओ, नंबर ए देखो, अगर बाबू मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है, यानी कि गुड्स का मूवमेंट हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह सामान गया है, मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर इन्वॉल्व है, देन ड्यू डेट विल बी, ड्यू डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस विल बी बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। अगर आप एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, तो या तो वो सामान को उठा के ले जाने के पहले या एट द टाइम जो वो सामान मूव कर रहा है उस समय तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, दैट इज द ड्यू डेट। क्लियर? दूसरा, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है तो क्या होगा?
तो इन दैट केस बिफोर या एट द टाइम ऑफ गुड्स मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि रेसिपिएंट आया आपकी दुकान में और सामान खुद लेके जा रहा है, राइट, आप मूव नहीं कर रहे हो, तो अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है तो जिस समय वो रेसिपिएंट को अवेलेबल हुआ उस समय तक, या तो उसके पहले या उस समय, आपका इनवॉइस का जो ड्यू डेट है वो माना जाएगा, यानी कि इनवॉइस इशू तब तक हो जाना चाहिए। क्लियर? सी नंबर, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, जैसे कि क्या होता है ना, अगर गैस सप्लाई हो रहा है थ्रू पाइपलाइन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या होता है, हम लोग को मंथली बिल आता है, क्वार्टरली बिल आता है, राइट, तो वैसे ही अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, यानी कि हर जिसका बिलिंग होता है, जो कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रहा है, वन टाइम सप्लाई नहीं है, ठीक है, जैसे कि पाइपलाइन से गैस जाना, इलेक्ट्रिसिटी के केस में जो होता है उस तरीके का चीज, तो उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि ड्यू डेट क्या माना जाए? उस केस में आपको पहला कंडीशन देखना है, इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट, यानी कि वो जो बिल है वो जब इशू हो रहा है वो डेट, या फिर जब पेमेंट रिसीव हुआ, सप्लायर के एंगल से सोच रहे हैं अभी हम लोग एफसीएम, राइट, तो सप्लायर को पेमेंट रिसीव होता है, तो जब भी पेमेंट रिसीव हुआ, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर वही ड्यू डेट माना जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस। क्या होता है ना, कई बार लोग आते हैं और बोलते हैं कि आपकी दुकान का मुझे 4 आइटम पसंद तो आया पर मेरे को 2 ही लेना है, हम घर वालों से डिस्कस करके आपको बताएंगे कि कौन सा 2 रखना है और 2 वापस कर देंगे, यानी ये हो गया गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। वो 4 अपने घर लेके जाएगा, 2 वापस करेगा, 2 रखेगा, कौन सा 2 रखेगा वो डिसाइड करेगा अपने घर वाले से और उसके बाद बताएगा, राइट, ऐसा आप लोग भी करते होगे, है ना, काफी सारे क्लोथिंग के दुकान में या किसी भी चीज के, ठीक है। तो ये वाले केस में क्या माना जाए ड्यू डेट, अगर सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस हुआ हुआ है, तब इन दैट केस ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या माना जाएगा? कंडीशन नंबर 1, एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर, जिस समय वो सामान दे रहा है उस टाइम पे, यानी उसके पहले या उस टाइम तक एक डेट होगा वो ले लो, या फिर 6 months फ्रॉम द रिमूवल ऑफ गुड्स, यानी कि सामान लेके वो बंदा चला गया दिखाने के लिए अपने घर पे, राइट, उस दिन से 6 महीना का जो टाइम ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन ले लो, ठीक है, जिस दिन वो लेके चला गया घर पे दिखाने के लिए वहां से 6 months बाद का जो डेट है वो डेट ले लो, ठीक है, या फिर जिस समय वो लेके जा रहा है वो टाइम ले लो, दोनों में से whichever is earlier will be your due date। क्लियर है, समझ आया? तो इस बेसिस पे हम लोग निकालते हैं ड्यू डेट ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31, ये था आपका सेक्शन 31। क्लियर है? तो इस बेसिस पे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे ड्यू डेट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो हमें पता चल ही जाएगा, राइट, जिस दिन इशू इनवॉइस ये इशू किया वो इनवॉइस, और अगर वो पेमेंट वाला कंडीशन है, यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम या फिर जो आपका वो एक्शनेबल क्लेम्स का सप्लाईज है, तो फिर जिस दिन पेमेंट रिसीव किया उसमें से डिसाइड करेंगे whichever इज अर्लियर, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और भले, ठीक है, आपका पेमेंट आया हो नहीं आया हो, टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया है तो गवर्नमेंट आपका चेहरा ऐसे बैठकर देखेगा। ठीक है, चलो लाओ जीएसटी लाओ। क्लियर है? ओके, आ जाओ रोमन नंबर 4, आरसीएम वाला केस। अभी जो हम लोग पढ़े ये क्या पढ़े? एफसीएम, यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कैसे डिसाइड करेंगे इन केस ऑफ गुड्स। फाइन, अब हम लोग बात करते हैं कि आरसीएम में कैसे डिसाइड करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो जैसा हम आपको स्टार्टिंग में बताए, आरसीएम वाला जो केस होता है उसमें टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? रेसिपिएंट का जिम्मेदारी होता है। तो यहाँ जो टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग डिसाइड करेंगे वो किसके एंगल से करेंगे? रेसिपिएंट के एंगल से करेंगे। तो रेसिपिएंट पैसा क्या करता है, लेता है कि देता है? देता है, करेक्ट। चलो, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे रेसिपिएंट के एंगल से। पहला कंडीशन, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स। अब ये तो गुड्स लेगा ना, लेगा गुड्स और पेमेंट देगा, राइट, तो जिस दिन ये गुड्स रिसीव किया वो डेट, या फिर जिस दिन इसने पेमेंट किया वो डेट, या फिर ये इंपॉर्टेंट बात है 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। जब भी वो सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया, ये बात रेसिपिएंट को कैसे पता चलेगा कब इशू किया, मतलब कब तक इशू कर देना है, ये तो रेसिपिएंट को पता नहीं है फ्रॉम द एंगल ऑफ सप्लायर, और इनवॉइस तो सप्लायर इशू करेगा, राइट। तो जब भी वो सप्लायर इशू किया है डेट ऑफ इनवॉइस, वहां से 31st डे काउंट करेंगे हम लोग। ठीक है, 31st डे वाला दिन ले लेंगे। तीनों में से विच एवर इज अर्लियर जो होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा इन केस ऑफ आरसीएम, इन केस ऑफ गुड्स। क्लियर है? किसके एंगल से सोचे हम लोग? रेसिपिएंट के एंगल से। तो रेसिपिएंट गुड्स लेता है यानी डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट करता है डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट, या फिर उसको तो पता ही नहीं है कि इनवॉइस कब इशू हुआ है सप्लायर के द्वारा, तो जब एक्जैक्टली इशू हो जाएगा वहां से 31st डे ले लेंगे। तीनों में से विच एवर इज अर्लियर विल बी द डेट जब टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा और गवर्नमेंट आपका चेहरा बैठ के देखेगा। क्लियर है? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट के बगल में देखो नोट्स में हैश दिया हुआ है, राइट। तो बेसिकली डेट ऑफ पेमेंट हम लोग किसको मानते हैं?
कौन सा दिन हम लोग पेमेंट किए वो हम लोग किसको मानते हैं। तो उसके नोट्स में ही कंटिन्यू हो रहा है, ध्यान दो। डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट का मतलब हो गया पहला ड्यू डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन रेसिपिएंट्स बुक्स, यानी कि क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करते हो तो उसमें एंट्री मारते हो कि मैंने पेमेंट कर दिया, या तो वो दिन, या फिर जिस दिन आपका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ वो दिन, विच एवर इज अर्लियर। अब क्या है, जैसे मान लो आपने बुक्स में एंट्री कर दिया, ठीक है, 4 दिन पहले एंट्री कर दिया, पेमेंट किया 4 दिन बाद, ठीक है, तो अकाउंट में डेबिट होगा 4 दिन बाद, एंट्री 4 दिन पहले कर दिए। या वाइसी वर्सा, मान लो आपका जो अकाउंटेंट है वो अवेलेबल नहीं है, आप खुद बहुत बिजी थे, रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो पेमेंट तो आपने कर दिया, डेबिट हो गया आपके बैंक अकाउंट से, लेकिन 4 दिन बाद आप बुक्स में एंट्री मार रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डेट ऑफ पेमेंट क्या डिसाइड करेंगे, क्या लेंगे, विच एवर इज अर्लियर ऑफ द टू। क्लियर है, ओके, यहाँ तक समझ में आया, डन। तो यही था आपका आरसीएम और एफसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ गुड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस, विच इज योर सेक्शन 13। अभी तक हम लोग सेक्शन 12 पढ़ रहे थे और उसके साथ हमने पढ़ा सेक्शन 31। ओके, अब आ जाओ और सर्विसेज के केस में कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं ये देखेंगे। तो पहला एफसीएम यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से सुनना। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या इनवॉइस में टाइम जो इनवॉइस है आपका वो टाइम पे इशू हुआ कि नहीं। सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना है कि अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया तब आगे देखेंगे क्या करना है, अगर नहीं हुआ तब देखेंगे आगे क्या करना है। मतलब सबसे फर्स्ट कंडीशन जो आपको चेक करना है वो ये चेक करना है कि टाइम पे आपका इनवॉइस इशू हुआ कि नहीं। अब आप बोलोगे टाइम पे चेक करना है वो तो ठीक है, पर टाइम पे चेक करेंगे कैसे, किस डेट को मानेंगे कि हाँ इनवॉइस इस टाइम तक इशू हो गया है। तो ध्यान से सुनो, एज पर ड्यू डेट ऑफ रेजिंग इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज समझते हैं एज पर सेक्शन अगेन 31। सेक्शन 31 ही आपका बताता है ड्यू डेट के बारे में, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो पढ़ा था ड्यू डेट इन केस ऑफ गुड्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्यू डेट ऑफ रेजिंग इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज के लिए सेक्शन 31 क्या बोलता है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल केस में बोला है ड्यू डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस इज बिफोर और विद इन 30 डेज ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी कि जिस दिन आपने सर्विस दिया, ठीक है, उस सर्विस को देने के पहले या तो आपने इनवॉइस इशू कर दिया है, कर दो, या फिर विद इन 30 डेज सर्विस देने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दो। क्लियर है, ये है नॉर्मल केस। अब नॉर्मल केस का मतलब हो गया कि अभी जो कोई स्पेसिफिक केसेस है उसका जो बोला है वो सेक्शन, उसके बारे में वो वाला पर्टिकुलर प्रोविजन फॉलो करेंगे। अगर वहां कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, यानी बिफोर और विद इन 30 डेज ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है। ये क्या है, ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा आपका ड्यू डेट ऑफ रेजिंग इनवॉइस, यानी कब तक आपको इनवॉइस इशू कर देना था। क्लियर है, अगर टाइम पे इशू कर दिया तो क्या होगा बाद में पढ़ेंगे, अगर नहीं किया तो क्या होगा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी खाली हम लोग डेट चेक कर रहे हैं, ओके। दूसरा, अगर इंश्योरेंस कंपनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एमसीक्यू, अगर इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर एनबीएफसी है, प्लस ये लोग अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस दिए हैं। अब डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब बताना होगा क्या, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब तो जानते हैं हम लोग, ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपने ही मान लो ब्रांच को सर्विस दिया है, ओके। तो उस केस में ड्यू डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस विल बी बिफोर एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग व्हिच सच सप्लाई हैज बीन मेड। तो जब भी वो सप्लाई किया है उस पर्टिकुलर क्वार्टर का जो एंड है, एंड, ठीक है, उसके पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना है, ठीक है। जैन फेब मार्च इज 1 क्वार्टर, अप्रैल मई जून इज 1 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर इज 1 क्वार्टर, राइट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज अनदर क्वार्टर, करेक्ट। तो मान लो आपने जो है वो सप्लाईज किया है इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, तो आपके लिए ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो तो 31 मार्च, यानी कि एंड ऑफ दैट क्वार्टर का जो लास्ट डे होता है। क्लियर है, तब तक कर देना है। क्लियर, ओके। अब अगर बाबू आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, एनबीएफसी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, देन ड्यू डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस होगा क्या, देन इन दैट केस ड्यू डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस आपके लिए हो जाएगा 45 डेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस। अभी ऊपर में मैंने आपको बोला अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर आप ये सारे हो, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, टेलीकॉम कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी, अगर आप ये हो और अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस दिए हो तब क्वार्टर एंड का डेट माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप डिस्टिंक्ट पर्सन को दिए हो तो अपने लोग के साथ काम करने में आपको ज्यादा फिजिबिलिटी रहता है ना, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन इज एंड ऑफ क्वार्टर, ओके। लेकिन अगर आप ध्यान दो, यहाँ टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, एनबीएफसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जस्ट एज अबव, बट टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ओके। तो अगर आप ये चार हो तब आपके लिए ड्यू डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस क्या हो जाएगा, 45 डेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट,
अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो जैसे प्रीवियसली हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वाला केस, तो अगर यहाँ पर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो तब क्या होगा, तब बोला जाएगा जब 3 मंथ से ज्यादा का आप वो सर्विस कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे हो, देन इन दैट केस आपका जो इनवॉइस है वो इशू हो जाना चाहिए। कब तक, पहला देखो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर विजिबल है तो ऑन या बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर विजिबल है मतलब कि पता है कि मुझे कब पेमेंट करना है, आपके पास रिकॉर्ड है अगर उसका, तो इन दैट केस जब भी आपने पेमेंट किया है उस दिन या उसके पहले तक ही ड्यू डेट माना जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है, क्लियर नहीं है, तब इन दैट केस असली में जब पेमेंट किया, एक्चुअली जब आपने पेमेंट किया, ठीक है, तब का डेट मान लिया जाएगा। फाइन। तीसरा, अगर पेमेंट लिंक्ड है टू कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन। कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने देखा होगा, स्पेशली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, आप 20% बनाइए उसका पैसा लीजिए, आप फिर 40% बनाइए फिर उसका पैसा लीजिए, ऐसे करके होता है। ठीक है, कि आप थोड़ा थोड़ा बनाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा लो। आप घर में अगर अपना इंटीरियर भी करवाओगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके, एक ही बार में पैसा नहीं दे देते हम लोग, थोड़ा थोड़ा देते कि आप थोड़ा थोड़ा माल गिराओ, थोड़ा पैसा लेते जाओ, तो वो हो गया कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन। ठीक है, तो इससे अगर लिंक्ड है तब इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए, तब इन दैट केस ऑन या बिफोर कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन वो इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद नंबर ई, अगर सर्विसेज बीच में रोक दिए, इंटीरियर पसंद नहीं आ रहा है, काम शुरू तो करवाए थे, पसंद नहीं आ रहा है, पूनम के साथ हुआ है ना, किचन कुछ वगैरह बनाते बनाते लोग भाग गए, ठीक है, पसंद नहीं आ रहा है, तो अगर काम बीच में रोक दिए तो इन दैट केस उसको बोलते हैं सीज्ड बिफोर कंप्लीशन। सीज्ड मतलब रोक देना, एग्जिट, रोक देना, ठीक है, किसी चीज को। तो अगर वो हो गया है तब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए जब आपने वो सर्विस को रोक दिया है उसी समय। क्लियर है। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये हम लोगों ने पढ़ा आपका कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, वो सारे केसेस, राइट। उसमें हम लोगों ने पहले क्या क्या पढ़ा, हम लोग पहले समझे कि अगर आप एक नॉर्मल केस में आते हो, यानी कि ये सारे स्पेसिफिक केसेस जो अभी पढ़े इसको छोड़ के बाकी कुछ भी आ जाए, तो उस केस में जब भी आपने सर्विस दिया उसके विद इन 30 डेज या सर्विस देने के पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। दूसरा, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी या फिर आप टेलीकॉम कंपनी, यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी को भी लेंगे, ठीक है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब हो और डिस्टिंक्ट पर्सन को आपने सप्लाई किया है, सर्विसेज दिया है, तब इन दैट केस बिफोर या एंड ऑफ दैट क्वार्टर, जिस भी क्वार्टर में आपने सप्लाई किया है वही ड्यू डेट होगा, तब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तीसरा, अगर टेलीकॉम कंपनी को साइड रखें और बाकी लोग हैं तो उनके लिए है 45 डेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस। उसके बाद अगर कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है और पेमेंट विजिबल है तो ठीक है, जब बिफोर या ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर विजिबल है तो तब तक इनवॉइस इशू कर दो। अगर विजिबल नहीं है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तब जो एक्चुअल पेमेंट का डेट है वही तब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन है तो जब वो माइलस्टोन कंप्लीट हो गया, यानी आपका घर फाइनली बन गया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो हो गया कंप्लीट, तब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और आप रुक गए, रुक जाओ कानून के खातिर, अगर रुक गए तो इन दैट केस जब भी आपने उस काम को रोका है तब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये वो केसेस थे कि जब तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया मतलब ड्यू डेट में आपने इनवॉइस इशू कर दिया, तब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे। अभी तक हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई नहीं डिसाइड किए थे, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि इनवॉइस सही टाइम पे इशू हुआ कि नहीं। अगर हुआ है तो अब डिसाइड करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, पहला ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर ड्यू डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि जिस दिन इनवॉइस एक्चुअली में इशू हो गया या फिर जिस दिन पेमेंट आ गया, दोनों में से जो अर्लियर है वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई टाइम पे इनवॉइस इशू हो गया तो झमेला ही नहीं है और कुछ, है ना, टाइम पे तो इनवॉइस इशू हो ही गया तो काम आगे बढ़ाओ। ठीक है, इशू ऑफ इनवॉइस या पेमेंट का डेट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर, कोई दिक्कत, नो। लेकिन दिक्कत वाली बात तो तब है जब ड्यू डेट के अंदर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है, राइट। तब गवर्नमेंट को आएगा गुस्सा, ड्यू डेट पे आपने मतलब टाइम पे इशू किया नहीं अपना इनवॉइस, गवर्नमेंट को आएगा गुस्सा। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान से सुनना। पहला तो गवर्नमेंट बोलेगा भाई तू सर्विस कब दिया था ये बता, तू सर्विस कब दिया था, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस बता, वो दिन ले लेगा, क्योंकि इनवॉइस तो इशू ही नहीं हुआ है ना। इनवॉइस इशू होता तो वो डेट ले लेते, वो तो हुआ नहीं है, तो तू सर्विस कब दिया वो डेट, या फिर डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट रिसीव हुआ, दोनों में से विचएवर इज अर्लियर। क्लियर है, सिंपल लॉजिक, लॉजिकली जाओ। इनवॉइस इशू हो गया तो इनवॉइस इशू का डेट या पेमेंट रिसीव का डेट विचएवर इज अर्लियर। इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो जब सर्विस दिए और रिसीव ऑफ पेमेंट का डेट विचएवर इज अर्लियर। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट, ऊपर जो हम लोग पॉइंट नंबर 2 और 3 अभी अभी डिस्कस किए, उसमें रिसीप्ट ऑफ पेमेंट मतलब कौन सा दिन होता है, तो बाबू सेम जिस दिन आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में
एंट्री किया है, सप्लायर ने एंट्री किया है वो दिन, या फिर जब सप्लायर का बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो दिन, विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हम लोग किसके एंगल से सोच रहे थे, सप्लायर के एंगल से सोच रहे थे, राइट। इन केस ऑफ सर्विस एफसीएम फॉलो कर रहे हैं, एफसीएम में सप्लायर, तो सप्लायर को पेमेंट आता है कि जाता है, आता है ना, तो उसका बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर जो रिसीट ऑफ पेमेंट का डेट है, रिसीट ऑफ पेमेंट, प्रीवियस केस में हम लोग पेमेंट कर रहे थे, पेमेंट कर रहे थे, यहाँ हम लोग रिसीव कर रहे हैं, करेक्ट। तो अगर रिसीव कर रहे हैं तो अकाउंट क्रेडिट होगा, तो जिस दिन सप्लायर ने बुक्स में लिखा कि हाँ इतना पैसा आया, या फिर असली में जिस दिन उसका बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर, वो हम लोग डेट ले लेंगे रिसीप्ट ऑफ पेमेंट का डेट। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, ये था आपका एफसीएम वाला केस। अब आ जाते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं आरसीएम के केस में क्या हो जाएगा। आरसीएम के केस में पहले तो बताओ हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई किसके एंगल से डिसाइड करते हैं, रेसिपिएंट के एंगल से डिसाइड करते हैं, करेक्ट। तो इन दैट केस हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, पहला डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, जो रेसिपिएंट है वो क्या करता है, पेमेंट देता है, तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, या फिर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर। अब यहाँ अगेन सप्लायर को कब इशू किया है वो हमें पता है क्या, वो तो हमें पता नहीं है, तो हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, राइट। अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और सर्विस का केस है, तो सर्विस के केस में थोड़ा टाइम ज्यादा है, वहां गुड्स के केस में 31 डेज था, तो यहाँ पर और 30 दिन मिल गया, यानी 61 डेज मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में जब सप्लायर ने डेट ऑफ ये इशू किया है इनवॉइस, वहां से 61st डे ले लो, ठीक है, वो लिख लो, या फिर और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट। अब ये कब आएगा, जब सेल्फ इनवॉइस रेसिपिएंट जनरेट कर रहा है। तो हम लोगों ने आरसीएम जब पढ़ा था, जो चैप्टर वो डिस्कस किए थे, तब वहां हम आपको बताए थे ना कि क्या होता है अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो जो इनवॉइस है वो रेसिपिएंट ही अपने लिए इशू कर लेता है इन केस ऑफ आरसीएम, सेल्फ इनवॉइसिंग जिसको बोलते हैं, राइट। तो अगर सेल्फ इनवॉइसिंग है तब तो उसको पता ही है ना कि हम कब इशू कर रहे हैं, तब तो वो बहाना नहीं दे सकता है कि मुझे क्या पता कब इशू करना है, राइट, तब तो उसको पता ही है ना। तब इन दैट केस वो वाला डेट ले लेंगे जब उसने एक्चुअली इशू किया। तो तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। अब अगर सेल्फ इनवॉइसिंग वाला केस नहीं है तो ये कट जाएगा, ये काम नहीं आएगा, ठीक है, अर्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये कौन सा केस पढ़े हम लोग, ये हम लोग पढ़े आरसीएम के केस में, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में कैसे डिटरमाइन करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। ओके, चल आगे बढ़े जाए, आ जाओ नंबर 3। अब देखो बाबू, गुड्स के केस, गुड्स के सप्लाई के केस में हम लोग पेमेंट जो है वो नहीं लेते, इसीलिए हम लोग एडवांस जो है रिसीव किए अगर, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब हुआ इस बात का, अभी जो हम लोगों ने फर्स्ट केस पढ़ा था गुड्स वाला केस, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स का केस जब पढ़ा था फर्स्ट में, उसमें जाओ एक बार नोट्स में और देखो हम लोगों का कंडीशन क्या था टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करने का, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, ये किए थे, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा था, पेमेंट हम लोग रिसीव कर रहे थे, राइट। ये किसके लिए था, कॉम्पोजिशन स्कीम और एक्शनेबल क्लेम्स के सप्लायर्स के लिए। इसके अलावा जो बाकी लोग थे उनके लिए क्या था, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, करेक्ट। तो अब अच्छे से सुनो, ये कसिनो वाले और कॉम्पोजिशन वालों को साइड में रखो और बाकी लोगों के एंगल से सोचो कि इनके लिए ड्यू डेट ऑफ हम लोग कैसे डिसाइड किए थे टाइम ऑफ सप्लाई, डेट या ड्यू डेट लेकर, राइट। तो इसमें पेमेंट इन्वॉल्व था क्या, नहीं था। तो अगर मान लो आपको एडवांस पेमेंट मिला है गुड्स के सप्लाई के लिए इन केस ऑफ एफसीएम, तो हमें कोई मतलब है क्या उससे टाइम ऑफ सप्लाई निकालने में, नहीं मतलब है, क्योंकि उसका तो कोई रोल ही नहीं है। हमें तो या तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस चाहिए या ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस चाहिए, करेक्ट। तो वही चीज यहाँ पर बोला है, आ जाओ वापस उसी पॉइंट पे जहां भी हम लोग थे। गुड्स के सप्लाई के केस में हम लोग पेमेंट जो है वो नहीं लेते, करेक्ट। इसीलिए अगर एडवांस आपने रिसीव किया इन केस ऑफ गुड्स, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके कैलकुलेशन में, ये बात याद रखना, ठीक है, सम करेंगे आगे। लेकिन अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो उसमें तो हम लोग पेमेंट लेते हैं, है ना। टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए हम लोग पेमेंट वाला चीजों को, पेमेंट का डेट को कंसिडर करते हैं, करेक्ट। तब इन दैट केस जब एडवांस रिसीव हुआ है ना, तो वो पेमेंट में कंसिडर किया जाएगा, डन, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग जिस दिन एडवांस रिसीव हुआ उस दिन ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा एंड उसी दिन टैक्स लग जाएगा, क्लियर। क्योंकि एडवांस पेमेंट रिसीव किए हो तो डेट ऑफ पेमेंट में वो अर्लियर हो गया ना, तो वही डेट पे टैक्स लग जाएगा अल्टीमेटली, करेक्ट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है कि अगर बाबू आप एडवांस का अमाउंट अप टू ₹1000 रिसीव किए हो, ठीक है, तो सप्लायर के पास ऑप्शन होता है कि वो डिसाइड करे, चूज करे टाइम ऑफ सप्लाई, या तो उस दिन मान ले जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ, या फिर उस दिन मान ले जिस दिन डेट ऑफ
इशू ऑफ इनवॉइस है। ये ऑप्शन सप्लायर के पास कब है? जब पैसा जो एडवांस में रिसीव किया है वो अप टू ₹1000 है। अगर 1000 से ज्यादा है तो कोई ऑप्शन नहीं है सप्लायर के पास। डेट ऑफ पेमेंट जो जिस दिन एडवांस रिसीव किया वही दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ नंबर 4। नंबर 4 पॉइंट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोविजन है तो डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई एसोसिएट एंटरप्राइज है ना, हु इज एसोसिएट एंटरप्राइज, ये आप फाइनल लेवल में पढ़ोगे अपना डीटी वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी जान के रखो एसोसिएट एंटरप्राइज, जैसे कि आपने अकाउंट्स में एसोसिएट पढ़ा है ना, उससे लिंक करके बस याद रखना, ठीक है। तो अगर कोई एसोसिएट एंटरप्राइज है और उसने कोई सप्लाई किया है सर्विसेज का, एंड ये एसोसिएट एंटरप्राइज आउटसाइड इंडिया है, तब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा? तो यहाँ बहुत ही सिंपल प्रोविजन है। डेट ऑफ एंट्री ऑफ सप्लाई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट, जिस दिन बुक्स में एंट्री किया या जिस दिन पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर का डेट। और ये कब लगेगा? एसोसिएट एंटरप्राइज है और वो सप्लाई किया है सर्विसेज का, और ये आउटसाइड इंडिया वाला बंदा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट आ जाओ। 5th नंबर पॉइंट वाउचर वाला केस है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें थोड़ा चेंजेस है, वो अमेंडमेंट वीडियो के साथ आपको बताएंगे, ठीक है। देखो वाउचर के केस में क्या होता है, वाउचर सुने हो कभी आप लोग पैंटालून्स गए होगे या रिलायंस ट्रेंड गए होगे, तो आपको वाउचर कभी मिला है? देता होगा, है ना, तो जिसको आप बाद में रिडीम कर सकते हो। तो वो वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या डिसाइड किया जाएगा? उस केस में चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज का वाउचर हो, जैसे हम लोग को कहा तो एक बार बुलाया था CC2 में, क्या तो गिफ्ट देंगे, आपका सिलेक्ट हुआ है नंबर, ऐसा कुछ बोल के बुलाया था। हम लोग ब्लैंक क्या, हम लोग तो ऐसे भी जाने ही वाले थे, ठीक है, CC2। तो बोले चलो कॉल आया है आज ही, तो जाके देखते हैं क्या है। गए, अब बैठा लिया जबरदस्ती का, वो टूरिज्म का जो मेंबरशिप देता है उसके लिए कन्विंस कर रहा था, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत लोग थे एकदम। हाँ हाँ, वो गॉड, हम लोग किसी तरह बच के भागे। तो वो था, उसमें भागने के पहले अगर आपको नहीं मेंबर बनना है तो आपको वाउचर मिलेगा। वही वही कुछ गिफ्ट और वाउचर। गिफ्ट में क्या दिया था हमको याद भी नहीं, कुछ शायद कप या ऐसा कुछ, हाँ कप दिया था, राइट ठीक है। तो वो और वाउचर दिया था, वाउचर दिया था वो कौन सा, स्पा का दिया था, एक ठो फूड का दिया था, रेस्टोरेंट का, ठीक है। राइट राइट राइट, वही तो मेन पर्पस था बुलाने का उनका। तो वो जो वाउचर दिया, एक तो स्पा का एक फूड का, तो वो जो स्पा था वो सर्विस हो गया, राइट। अगर गुड्स का भी था उसमें, पैंटालून्स का भी वाउचर था, तो वो गुड्स के लिए हो गया। तो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उसके लिए अगर वाउचर मिला है तो इन दैट केस टाइम ऑफ सप्लाई उसका कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो उस केस में अगर वाउचर इशू करते टाइम सप्लाई आइडेंटिफिएबल है, आइडेंटिफिएबल मतलब हो गया कि कौन सा वाउचर किस चीज के लिए दिए वो श्योर है। एक होता है कोई भी वाउचर कोई भी चीज पे यूज करोगे 20%, 3-4 चीजें उसमें से कुछ भी यूज करोगे 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, वैसा। एक होता है स्पेसिफिक किसी चीज में यूज करोगे तब, जैसे आप फूड अगर जोमेटो से ऑर्डर करोगे तो आप देखते हो लास्ट में जोमेटो वाला वाउचर देता है आपको, ठीक है, स्क्रैच करो और कुछ कुछ वाउचर देता है जोमेटो पे, स्विगी में, हाँ वैसा कुछ। तो वो सब अगर केस है, यानी आइडेंटिफिएबल है सप्लाई कि आप इसी पर्टिकुलर चीज में वाउचर यूज करोगे फ्यूचर में, तब टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। जिस दिन वाउचर इशू किया वही डेट टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है, जैसे पैंटालून्स के केस में, अब वो क्या सामान हम लोग लेंगे, पैंटालून्स में तो इतने सामान है, तो क्या लेंगे वो तो आइडेंटिफाइएबल नहीं है पहले ही, राइट। तो इन दैट केस जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो जिस दिन वाउचर रिडीम किए वो डेट माना जाएगा। क्लियर है? ओके चलो, क्लियर है तो आगे आ जाओ। अगर बाबू पेमेंट करने में डिले हो गया, ठीक है, पेमेंट करने में डिले हो गया और सामने वाले ने इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फी लिया है, सप्लायर है वो लिया है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि अगर हम आपको सामान बेचते हैं, आप बायर हम सप्लायर, ठीक है, आप मुझे पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के लिए आपने बोला था 1 महीना बाद पेमेंट करेंगे, बोले थे ओके। आप 3 महीना बाद पेमेंट कर रहे हो, तो हम क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? हम बोलेंगे आप 1 महीना में हमको पेमेंट कर देते, हम उसको बैंक में रखते, हम उसमें से इंटरेस्ट कमाते। अब वो इंटरेस्ट तुम दो 2 महीने का, क्योंकि तुम मेरे को लेट पेमेंट किया हो, राइट। तो अगर हम वैसा कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं या पेनल्टी ले रहे हैं या लेट फी, किसी भी नाम से बुलाओ, वैसा कुछ ले रहे हैं, तो जब हम सामान सप्लाई किए तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करने का तरीका तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट, केसेस। पर ये जो इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फी रिसीव कर रहे हैं, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? इसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा डेट ऑन विच सच अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर। क्लियर है? तो हम लोग को दोनों का अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो नॉर्मली हम आपको जो भी सामान सप्लाई किए हैं, गुड्स है, सर्विस है, उसका गुड्स एंड सर्विस का अभी तक जो भी केसेस पड़े उसके अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा। बट अगर इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फी रिसीव हुआ है तो इन दैट केस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑन विच, जो एग्जैक्टली ये पैसा जिस दिन रिसीव हुआ। क्लियर? ओके, आगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बीच में आपको कोई एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं।
थोड़ा सुन लेना। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे सीए इंटरमीडिएट का, आपको उस अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा। हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एग्जाम में 80% मैच कर जाता है। इसका पूरा गारंटी रहता है 80% के मैच होने का। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे, हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट यूट्यूब के थ्रू फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग YouTube पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। हम लोग का वेबसाइट का नाम है एलिट सीए, जो कि आपको ऐसे गूगल पर भी मिल जाएगा, और या नहीं तो आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आप YouTube पे सर्च कर लेना एलिट सीए का यूट्यूब चैनल पे, आपको ये दिखेगा कि वहां पर एडवांस अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो या एफएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दोनों दिखेगा, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, अगर आप सीए इंटरमीडिएट दे रहे हो तो जो सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट आपको हमारे वेबसाइट पर दिखेगा, जो कि थोड़ा बहुत चार्जेबल रहेगा, और वो भी गारंटीड है, और उसमें भी आपको 80% तक एग्जाम में मैच होता हुआ दिखेगा सभी सब्जेक्ट में। लॉ में थोड़ा ज्यादा मैच करता है। अगर सीए फाइनल में आपके फैमिली में कोई है जान पहचान में, तो उनको एफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पर दिखेगा, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर दिखेगा। गारंटीड है, हाईली एनालाइज्ड एंड गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री में है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। इसमें 80% के मैच होने का गारंटी है। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होंगे, कभी भी उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री सब्जेक्ट, जिसको अभी हम यहाँ पे टिक किए हैं, और जो चार्जेबल सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर आपके फैमिली में कोई सीएमए कर रहे होंगे, तो सीएमए का फाउंडेशन जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में अकाउंट्स यूट्यूब पर फ्री में जाता है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसका लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। जो यूट्यूब पर है वीडियो, उसी के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। आप बोलोगे कि यूट्यूब पर अगर चैनल नहीं ठीक से ढूंढ पाए हम, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एक्जैक्टली नहीं ढूंढ पाए, तो आपको इस नंबर पर 9007746507 पर मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर लेना, कोई भी जो आपका मन करे। आप अपना भाई समझ करके कि हम ये भैया से बात करते हैं, जो आपको जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो तब तक आपके लाइफ में एक मेंटर का मतलब जो होता है रोल, वो हम लोग प्ले करेंगे, और हम लोग आपको तब तक साथ देंगे जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो। अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए अचीव नहीं कर लेते हो, या सीएमए या सीएस कर रहे हो तो जब तक वो अचीव नहीं कर लेते हो। हम लोग का गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, ये सब पूरा फ्री है। तो आप किसी भी टाइम इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट मैच करेगा, या कैसे यूट्यूब से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे, या वेबसाइट से आपको लेना है तो कैसे बाय करें, क्या अश्योरेंस है, एवरीथिंग आप इस नंबर पर मेरे से कॉल या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। और ये दूसरा नंबर है, कृष्णा मैम का नंबर है 8017506379 पर। आप एनी टाइम जब कभी भी अटेम्प्ट दोगे उसके पहले, या जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो, सीए से रिलेटेड या सीएमए से रिलेटेड या सीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, आप हम लोगों को कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जो सीएमए इंटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये दोनों फ्री है यूट्यूब चैनल पर, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो आपको हमारे वेबसाइट से बाय करना है। हम लोग के वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, एलिट सीए है। ओके, ये हम लोग के चैनल का नाम है। और ये जो सीएमए फाइनल है, सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएफआर ये 2 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं, और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। आपके फैमिली में अगर कोई सीएमए कर रहे होंगे तो आप उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएमए के लिए रेकमेंड करना, जो कि गारंटीड है एग्जाम में इतना मैच करेगा कि वो पूरा खुशी से आपको भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, और हम लोगों को भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज उनका करियर ही पूरा बदल जाएगा। वो अगले स्टेप में चले जाएंगे। अगर वो अटके होंगे सीए इंटर में तो फाइनल में चले जाएंगे, और फाइनल में होंगे तो वो मतलब जो सीएमए है वो बन जाएंगे। उसके बाद उनका सक्सेसफुल करियर शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग का सीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जेआईजीएल और सीएमएसएल ये 2 फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। जो सीएस प्रोफेशनल है इसमें जो है वो ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है, और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल। ओके, एक और बात आपको बता दें कि हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का तो हम आपको बता दिए। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा, वो भी गारंटीड है एग्जाम के एंगल से। ओके, कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। जो क्लासेस के बारे में आपको बता रहे थे, हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आपको जिसका भी क्लासेस चाहिए होगा उसका आपको हम लोग के वेबसाइट पर अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो थोड़ा सा आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा। वो आपको अभी जो है वहां पर वेबसाइट पर थोड़ा ज्यादा प्राइस दिखेगा। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में किसी भी सब्जेक्ट का क्लासेस लेने का सोचोगे, आप मेरे को या मैम को इस नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर लेना। हम लोग आपको एक कूपन कोड देंगे, उस कूपन कोड के थ्रू आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है हम लोग के वेबसाइट पर बहुत सारा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और बहुत ही लोअर प्राइस पे। मतलब आप सोचे भी नहीं होगा, सपना में भी नहीं सोचोगे कि इतना लोअर प्राइस पर आपको वो सब्जेक्ट का क्लासेस जो है वो मिल जाएगा, जो कि आप जल्दी से जल्दी विद 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, विद 100% सम सोल्यूशन ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल, एग्जाम के एंगल से कैसे आपको सम सॉल्व करना है, सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सारा सम्स भी आपके कंट्रोल में है, और आपको कम प्राइस पर विद हाईली डिस्काउंट वाला प्राइस पर आपको मिल भी जा रहा है। ओके, तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और आपको डिस्काउंट का कूपन ले लेना है। फिर वही क्लास जो आपको वेबसाइट पर अभी थोड़ा ज्यादा में दिखाएगा वो आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और चीज कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और उसका इवैल्यूएशन हम लोग 2 to 3 डेज के अंदर करके देते हैं विद प्रॉपर रिमार्क, और कॉल पे गाइड करते हैं
24/7 कि कहां पे आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज प्लस जो क्लासेस है, इस 3 चीज में किसी भी चीज के लिए अगर आपको होगा मतलब नीड होगा और आप चाहते हो कि आपको एकदम एग्जैक्टली वही मिले जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम को निकालने में सबसे बड़ा एक जो है वो रोल प्ले करें, एग्जैक्टली वही, आपको ज्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट का बोल करके या ज्यादा आपको गुमराह ना करें, एग्जैक्टली वही करवाएं जिससे आप जल्दी से जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट करो। तो आप इस तीनों के लिए हम लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे और हम लोग आपका पूरा साथ निभाएंगे। चलिए, रेसिडुअल केसेस मतलब ये सब के अलावा अगर कोई भी केस मिलता है आपको, ठीक है, तो वहां पे टैक्स की चोरी मत करने लगना कि इसके ऊपर कोई प्रोविजन ही नहीं है। उस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा कैसे? नंबर 1, अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल हुआ है तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। अगर नहीं हुआ है तो जिस दिन जीएसटी पे किए हो वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है? ओके, आ जाओ नेक्स्ट। अगर टैक्स रेट चेंज हो जाता है, इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, अच्छे से सुनना। क्या होता है, कई बार टैक्स रेट, जीएसटी रेट चेंज हो जाता है साल के बीच में। अब आप सप्लाई जो है सर्विस का या गुड्स का किसी दिन किए, पेमेंट मिलने वाला था आपको 6 महीना बाद, बीच में टैक्स रेट चेंज हो गया जीएसटी का। अब क्या करेंगे हम लोग? तो वो केस अच्छे से सुनना। अगर टैक्स रेट चेंज हो जाता है तो हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कैसे करते हैं? जैसे एग्जांपल दिया है मैंने, अगर 1/4/2023 को जीएसटी मान लो 5% था, जिस दिन पेमेंट किए या फिर जो डिलीवरी डेट था वो था मान लो 1 फरवरी 2024 और उस दिन जीएसटी बदल के हो चुका था 18%। तो क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे, 5% लगाएंगे 18, जो मेरे को फायदा है वो वाला करते हैं, ऐसे करेंगे? नहीं, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? उस केस में हम लोग 3 चीज देखते हैं। एक तो हम लोग देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कब हुआ है, दूसरा हम लोग देखते हैं इनवॉइस कब इशू हुआ है, और तीसरा हम लोग देखते हैं कि पेमेंट कब रिसीव हुआ है। ठीक है, इसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। अगर ये 3 चीजों में कोई भी 2 या 2 से ज्यादा चीज आफ्टर डेट ऑफ जीएसटी रेट, आफ्टर द चेंज ऑफ डेट ऑफ जीएसटी रेट हुआ है तो बाद वाला ले लेंगे डेट ऑफ जीएसटी, अगर पहले हुआ है तो पहले वाला ले लेंगे। क्लियर है? आ जाओ नंबर ए में। अगर गुड्स एंड सर्विस, G&S है यानी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड इज बिफोर, यानी गुड्स एंड सर्विसेज पहले सप्लाई हुआ है लेकिन इनवॉइस और पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर है, तब हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज मैंने पहले आपको सप्लाई कर दिया लेकिन इनवॉइस इशू किया था जब जीएसटी रेट बदल गया था और पेमेंट भी मुझे बाद में ही मिला, तो टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे डेट ऑफ इनवॉइस जिस दिन इशू किया या फिर जिस दिन पेमेंट रिसीव किया, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, दूसरा केस, अगर गुड्स एंड सर्विसेज पहले सप्लाई कर दिए थे, इनवॉइस भी पहले दे दिए थे, इशू कर दिए थे, लेकिन पेमेंट बाद में रिसीव हुआ, तो क्या करेंगे? तब टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस, यानी कि पहले वाला डेट लगाएंगे और डेट ऑफ सप्लाई, ये टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस। क्लियर है? तीसरा, अगर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई पहले हुआ है, इनवॉइस इशू बाद में हुआ है और पेमेंट रिसीव पहले हुआ है, तब क्या करेंगे? तब इन दैट केस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ वो डेट ले लेंगे। ठीक है, चौथा केस, अगर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हुआ है बाद में, इनवॉइस इशू पहले कर दिए थे लेकिन पेमेंट भी मुझे पहले ही मिल गया था, सामान बाद में गया, तब क्या करेंगे? तब टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से, जो फर्स्ट केस था हमारा। ठीक है, ई नंबर, अगर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हुआ है बाद में, इनवॉइस भी बाद में इशू हुआ है लेकिन पेमेंट पहले मिल गया था, तो पहले इनवॉइस इशू कर दिए थे ना, तो डेट ऑफ इनवॉइस विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। एफ, अगर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हुआ था बाद में, इनवॉइस इशू पहले हो गया था लेकिन पेमेंट बाद में रिसीव किए हम लोग, तब टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये केसेस इंडिविजुअली बस आपको याद रखने हैं कि कब टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और जीएसटी रेट कैसे डिसाइड करेंगे? अगर 3 चीज में से कोई भी 2 चीज पहले हुआ है तो पहले वाला जीएसटी रेट, बाद में हुआ है तो बाद वाला जीएसटी रेट। और टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे? ये इंडिविजुअल केसेस आपको याद रखना है। डन। अब एक हैश दिया हुआ है और बोला है कि इस केसेस में डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। ये सब इंडिविजुअल केसेस में डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट किसको मानेंगे? ध्यान से सुनना, इसमें मतलब होता है 4 वर्किंग डेज आफ्टर द चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स डेट, तब जिस दिन पैसा क्रेडिट हुआ वो डेट हम लोग ले लेंगे। एग्जाम्पल, अगर बाबू मान लो टैक्स रेट जो है वो चेंज हुआ था ऑन 7/12/2025 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यानी 7 दिसंबर को हुआ था और पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 12 तारीख को, 12 दिसंबर को, तो क्या ये आफ्टर 4 वर्किंग डेज है? ये देखेंगे। अगर ये आफ्टर 4 वर्किंग डेज है, देन
द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट हम लोग का वही डेट माना जाएगा जिस दिन एक्चुअली में पेमेंट रिसीव हुआ, यानी 12 तारीख। अदरवाइज हम लोग ले लेंगे नॉर्मल केसेस, इसके अलावा वाले केस में डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स या डेट ऑफ क्रेडिट इन द सप्लायर्स अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। तो पहले ये चेक करेंगे कि किस दिन जीएसटी का रेट चेंज हुआ और मुझे पेमेंट कब रिसीव हुआ। अगर वो 4 वर्किंग डेज, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 वर्किंग डेज का है, वर्किंग डेज नॉट संडे, ठीक है, वर्किंग डेज का है, तब तो भाई जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ वही हमारा डेट ले लिया जाएगा। लेकिन अगर वैसा नहीं है तब इन दैट केस आप क्या लोगे, जिस दिन एंट्री हुआ बुक्स में या जिस दिन सप्लायर के अकाउंट में पैसा आया वो दिन, या जिस दिन बुक्स में एंट्री हुआ विच एवर इज अर्लियर का डेट ले लेंगे, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट, अगर गुड्स का केस है जिसमें इनवॉइस टाइम पे सप्लाई नहीं हुआ है, सप्लाई नहीं किए, देन जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ये हम लोग इस केस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल केसेस। अगर जीएसटी का रेट चेंज हुआ है तो उस केस में अगर आप गुड्स सप्लाई किए थे, ठीक है, और टाइम पे आपने जो है इनवॉइस है वो इशू नहीं किया, ओके, तब इन दैट केस जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था वो दिन होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर, कोई दिक्कत? ये था आपका एंटायर टाइम ऑफ सप्लाई रिलेटेड प्रोविजन। अब आ जाओ आपकी स्टडी मटेरियल में और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये जो अभी पढ़े हैं ये आप सॉल्व कर पाओ, रिलेट कर पाओ। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, पेज नंबर 6.15 क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला बोला है कि एक मशीन था, ठीक है, और वो साइट पे सप्लाई करना था। एक मशीन था, उसको साइट पे पहुंचाना था, ठीक है। It is done by sourcing various components from vendors and assembling the machine at site। अच्छा, यहाँ पे ना मशीन को लेके हम लोग नहीं जा रहे हैं साइट पे, बना बनाया मशीन को हम लोग अलग अलग वेंडर्स से पार्ट्स मंगा लिए और जो जिस जगह पे इंस्टॉल होना था वो मशीन वहां पे असेंबलिंग कर रहे हैं, ठीक है। डिटेल्स दिया हुआ है आपको। 17 सितंबर को परचेज ऑर्डर मिला था और 50,000 रुपए का एडवांस रिसीव हुआ था फॉर द मशीन। कितने रुपए का? 12 लाख रुपए का। और एंट्री संक्शन कर दिया गया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सेलर में, ठीक है। ये हुआ था 17 सितंबर को। उसके बाद 20 अक्टूबर को मशीन का असेंबलिंग हुआ, टेस्टिंग हुआ और बायर ने एक्सेप्ट कर लिया। बायर बोला ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, मशीन इज वर्किंग गुड, फाइन। 23 अक्टूबर को इनवॉइस इशू किया गया और 4 नवंबर को जो बैलेंस पेमेंट था 11,50,000 का वो रिसीव किया गया बाय द सप्लायर, ठीक है। अलग अलग डेट्स दिए हुए। आपको बोला है डिटरमाइन करो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इन द अबव सिनेरियो। जिस दिन गवर्नमेंट आपका मुंह ताकेगा ऐसे बैठ के कि मुझे जीएसटी दो, उस दिन किस डेट को माने हम लोग? 17 को माने, 20 को माने, 23 को माने या 4 नवंबर को माने, क्या माने, ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग स्टेप 1 ये चेक करते हैं कि ये गुड्स है या सर्विस है, राइट। फिर हम लोग ये देखते हैं आरसीएम है कि एफसीएम है, फिर जो प्रोविजन पढ़े हैं वो लगा दो, सिंपल एज दैट, करेक्ट। ओके, ध्यान दो ये क्या है। यहाँ आपको बोला है आंसर फॉलो करो, बहुत लोगों को यह डाउट होता है आंसर में। Not as per notification, a registered person excluding composition supplier and registered person making supply of actionable claim, ये दोनों इंसान को साइड रख दे। तो जो कोई भी दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन है उसके लिए जीएसटी का डेट वो दिन होगा जिस दिन उसने गुड्स को सप्लाई किया, यानी टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं कैसे? एज पर सेक्शन 12 इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स का केस, ठीक है, गुड्स, राइट। सेक्शन 12 सर्विसेज में सेक्शन 13 था, करेक्ट। और उसमें हम लोग क्या लेते थे? प्रोविजन याद है कि भूल गए? फर्स्ट वाला डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। तो वही लिखा है क्या? देखो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31। जो हम लोग लिखे उसी को लंबा करके अच्छा सेंटेंस में दिया हुआ है, राइट। एज पर सेक्शन 31 जो ड्यू डेट डिसाइड करते हैं विच एवर इज अर्लियर वही होगा, ओके। तो अब मुझे ये बताओ, आगे पढ़ने से पहले यहाँ तक पढ़ के ये बताओ कि अब ड्यू डेट कैसे निकालेंगे? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा एज पर द क्वेश्चन? एज पर द क्वेश्चन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है? 23 अक्टूबर, राइट। अब ड्यू डेट कैसे निकालेंगे? ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31, उसमें क्या क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, तो क्या क्या केस थे और ये किस में आएगा? आ जाओ हिंदी के नोट्स में और बताओ, देखिए अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स था तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स या बिफोर। क्या यहाँ जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है? मेन कोड क्या है? सामान क्या है? मशीन है ना, पार्ट्स तो नहीं है, मशीन है। क्या मशीन का मूवमेंट हो रहा है? नहीं, असेंबलिंग हो रहा है साइट पे, इट इज नॉट मूवमेंट ना, इज इट? सबसे मेन बात ये देखो कि आपका वो सामान क्या है, व्हाट इज दैट, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को आंसर करने से पहले दिमाग में आपको ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि आपका सामान क्या है।
तब आप डिसाइड कर पाओगे इट इज गुड्स और सर्विस, राइट। अगर असेंबलिंग कर रहा है कोई तो वो सर्विस हो जाएगा, असेंबलिंग का सर्विस हो जाएगा ना। यहाँ पर मशीन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन में, मशीन दिया हुआ है, आ गया क्वेश्चन, मशीन दिया हुआ है, इट हैज टू बी सप्लाइड एट साइट। अब वो मशीन का कंपोनेंट ही ऐसा है कि उसको हम लोग उठा के ले जा नहीं सकते, इसीलिए उसका असेंबलिंग एट साइट होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर पार्ट्स का मूवमेंट हो रहा है, मशीन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, करेक्ट। ओके, हाँ बताओ, अब बताओ इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर नहीं हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, बिफोर और एट द टाइम ऑफ गुड्स मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, जिस दिन रेसिपिएंट को अवेलेबल हो जा रहा है वो दिन। या नंबर सी में पढ़े थे कंटिन्यूअस सप्लाई, जो यहाँ पर है नहीं, और फोर्थ केस भी नहीं है, गुड्स ऑन अप्रूवल भी नहीं है। तो यहाँ हमारा कौन सा केस है, केस बी, जब मूवमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ गुड्स मेकिंग अवेलेबल टू रेसिपिएंट। तो गुड्स रेसिपिएंट को अवेलेबल कब हो जा रहा है, 20th अक्टूबर, राइट। तो दोनों में से विचएवर इज अर्लियर क्या है, 20th अक्टूबर। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाना चाहिए, 20th अक्टूबर। अब आ जाओ आंसर पढ़ते हैं। Therefore, the time of supply for the purpose of payment of tax for the entire amount of 12 lakh is what, 20th October. Clear है? Which is the date on which the goods are made available to the recipient and the date on which the invoice should have been issued by the date. Moment नहीं है। तो हम जैसे बोले असेंबलिंग का काम अगर कोई कर रहा है तो सर्विस जैसे हो गया, सर्विस हो गया, राइट। अब तो सेक्शन 13 लग जाता। यहाँ मशीन सप्लाई किया है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, मशीन इज सप्लाइड एट द साइट। क्या सप्लाई हो रहा है, हाँ, क्या सप्लाई हो रहा है, सामान क्या है, मेन चीज, ठीक है। तो मशीन अब उठा के नहीं ले जा सकते, इसीलिए असेंबलिंग वहां पे कर रहे हैं, सब अलग अलग वेंडर से सामान को मंगा के, पार्ट्स मंगा के। क्लियर है? तो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई निकल गया। अब अमाउंट क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एकदम सिंपल सा चीज है, कितने रुपए पे टैक्स मांगेगा गवर्नमेंट। एक तो एडवांस पेमेंट 50,000 का हुआ था, उस पे प्लस जो बैलेंस 11,50,000 रिसीव हुआ बाद में, दोनों को ऐड करोगे तो 12 लाख आता है। ये 12 लाख ही टोटल कंसिडरेशन है, राइट। तो गवर्नमेंट जीएसटी कितना पे मांगेगा, 12 लाख पे मांगेगा। अब वो ये थोड़ी बोलेगा कि तुमने एडवांस पेमेंट पहले ही कर दिया था तो उसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो, बच्चे हो, ऐसे तो नहीं बोलेगा। वो तो पूरा कंसिडरेशन पे पैसा मांगेगा। तो वही लिखा है, एंटायर अमाउंट ऑफ 12 लाख पे आपका टैक्स लगेगा। क्लियर, समझ में आया इलस्ट्रेशन 1, डन, ओके। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, गैस सप्लाई हो रहा है पाइपलाइन के थ्रू। गैस जब सप्लाई होता है तो इट इज गुड्स, इट इज नॉट सर्विस, इट इज गुड्स, क्योंकि कुछ मिल रहा है आपको, राइट। गैस सप्लाई हो रहा है तो इट इज गुड्स। और कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, सप्लाई इज टू बी मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो 3 महीने से ज्यादा है, यानी कि ये कंटिन्यूअस सर्विस है, करेक्ट। और मंथली पेमेंट मिला है रेसिपिएंट से, कब कब मिला है, 5 जुलाई, 5 अगस्त और 5 सितंबर को 2 लाख रुपया ईच करके पैसा मिला है। तो हम लोग क्या प्रोविजन लगाते हैं टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, या तो इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट या फिर रिसिप्ट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर, करेक्ट। तो यहाँ पे पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू किया है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ पेमेंट का डेट लिखा हुआ है, तो वही डेट हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, सिंपल एज दैट। यहाँ तो इतना सोचना ही नहीं था, करेक्ट। आ जाओ आंसर में। तो पहले तो आपको प्रोविजन लिखना है कि देखो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है एक्सक्लूडिंग कॉम्पोजिशन सप्लायर एंड रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम, इन लोगों को जीएसटी पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, पहले वो लिखोगे कि नॉर्मल केस में क्या होता है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट जब इशू ऑफ इनवॉइस होना चाहिए था एज पर सेक्शन 31 वो लेते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई जब बहुत सारे स्टेटमेंट्स इशू होते हैं तब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए एट द टाइम ईच स्टेटमेंट, यानी पीरियोडिकल स्टेटमेंट इज इशूड, करेक्ट, या फिर एट द टाइम पेमेंट इज रिसीव्ड, व्हिचएवर इज अर्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका गिवन केस है उसमें 2 लाख रुपया रिसीव हुआ था 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर को, राइट। वही मंथली पेमेंट रिसीव हुआ था और यही डेट्स ही आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है, ये मान लिया जाएगा। क्लियर है? तो अज्यूमिंग, यहाँ पर अज्यूम किया है क्योंकि मान लिया है कि इनवॉइस इसी दिन इशू हुआ था। क्वेश्चन में दिया नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, अज्यूम कर लेंगे कि इसी दिन इशू हुआ था। तो अगर इसी दिन इशू हुआ था तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई यही हो जाएगा, 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर को। क्लियर है? 2-2 लाख ईच रुपए के लिए, और गवर्नमेंट हर 2-2 लाख के पेमेंट पे उस महीने आकर क्या करेगा, मुंह ताकेगा, मेरे को टैक्स दो। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके। क्विज टाइम आपका होमवर्क है, ये जो जितने क्विज टाइम दिखेंगे चैप्टर के बीच में वो आपका होमवर्क है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 6.19। इजी क्वेश्चन, आप लोग बताओगे। टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने बोला है, इंफॉर्मेशन दिया है 4 मई का। 4 मई को क्या हुआ था, सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया था फॉर द गुड्स विच इज टैक्सेबल ऑन आरसीएम बेसिस। एक तो गुड्स है, पहला इन्फो पता चला, दूसरा आरसीएम है, ये पता चला। किसको किया था, ब्रिज एंड कंपनी को किया था, कंपनी का नाम। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस इलैप्स ऑन 3 जून। ये तो आपको क्वेश्चन में दे दिया है भगवान, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि 30 दिन जो है वो इलैप्स कौन से दिन को होगा, 3 जून को होगा, ठीक है।
12 मई को ब्रिज एंड कंपनी ने सामान रिसीव किया, गुड्स रिसीव किया, और 30 मई को ब्रिज एंड कंपनी ने पेमेंट किया। सोच के बताओ, हिंदी का नोट्स फॉलो करके। गुड्स का केस आरसीएम चेक करो। क्या प्रोविजन पढ़ा है हमने? अगर गुड्स का केस है, ठीक है, और आरसीएम में टैक्सेबल हो रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करते हैं? डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, या फिर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, या फिर आरसीएम है तो 31st याद रहेगा कि हर समय याद रखना था। जब भी आरसीएम है तो रिसिपिएंट को तो पता ही नहीं है सप्लायर कब इनवॉइस इशू किया, राइट? तो या तो वहाँ 31st डे या फिर 61st डे होगा। 61st डे कब होता है? सर्विस में, गुड्स में 31st डे। रो मत, इसमें कोई रोने वाली बात नहीं थी, ठीक है, इट्स ओके, होता है सबके लाइफ में। टाइम ऑफ सप्लाई आता है चैप्टर एक बार सीए स्टूडेंट के, ठीक है। तो 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तीनों में से विचएवर इज अर्लियर वो ले लेंगे। अब बताओ क्वेश्चन में जाकर डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स कौन सा है? May 12। डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या है? May 30। और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस कौन सा है? इनवॉइस हुआ था 4 मई को, तो 31st डे कौन सा है? गुड। अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दे दिया तो आपका काम हो गया आसान। बोल दिया 30 दिन जो है वो जून 3 को हो रहा है, 30 दिन जून 3 को हो रहा है, तो 31st डे क्या होगा? उसके बाद वाला दिन, यानी 4 जून हो जाएगा, राइट? अब अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं दिया रहेगा, जो क्वेश्चन में दिया बिल्कुल भी नहीं रहेगा आपके एग्जाम में, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? May 4 से गिनोगे 30 दिन, तो 30 डे फ्रॉम May 4 क्या हो जाएगा? 3 जून हो जाएगा, और 31st डे यानी उसके बाद वाला दिन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 जून। अब बताओ विचएवर इज अर्लियर में कौन सा डेट आएगा? विचएवर इज अर्लियर में हो जाएगा May 12। तो दैट विल बी द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, और उसी दिन गवर्नमेंट क्या करेगा? टैक्स मांगेगा। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़े। आ जाओ इलस्ट्रेशन 4, ये भी इजी है, आप लोग करो। टाइम ऑफ सप्लाई बताया है डिटरमाइन करने। May 4 को सप्लायर ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर इनवॉइस किया है गुड्स का सप्लाई को, ठीक है। कंपनी का नाम है पिलर एंड कंपनी। अगेन आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है 30 दिन कब इलैप्स हो रहा है, वेरी गुड। जून 12 को पिलर एंड कंपनी ने गुड्स रिसीव किया विच वर हेल्ड अप इन ट्रांजिट, यानी गुड्स ये लोग रिसीव किया है लेकिन ट्रांजिट में है अभी भी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट मतलब रास्ते में, ट्रांजिट में, ठीक है। और तीसरा पेमेंट फॉर द गुड्स हुआ है 3 जुलाई को। तो बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाई भाई Earlier of the 3 देख रहे हैं हम, date of receipt of goods, जी date of making payment, जी and date of 31st day from date of invoice. जी। तो date of receipt of goods तो जून 12 दिखा रहे थे अभी ट्रांजिट में। यहाँ मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं देखेंगे क्या? आरसीएम में उसको ना देखना, आरसीएम सब देखना। ये बात याद रखना, ठीक है। मूवमेंट ऑफ गुड्स वगैरह यहाँ नहीं देखना है। बी वेरी क्लियर विद द प्रोविजन। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉर्मल जैसे प्रीवियस समय किए सेम वैसे ही आपका पहले क्या लेंगे हम लोग? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जो कि क्या है? जून 12। डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट जुलाई 3, और इनवॉइस इशू वाला डेट से 31st डे विच इज जून 4, जस्ट लाइक प्रीवियस सम। तो तीनों में से अर्लियर डेट जून 4 विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? ओके, ये क्विज टाइम आप लोग जो है वो होमवर्क में लिखो, होमवर्क में करोगे। चलो आगे बढ़े, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 6.32 आ गए। चलो क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे? 6 मई को पता है क्या हुआ? एक कन्वेंशन हॉल बुक किया आपने, जिसके लिए आपने 15,000 रुपए का आपको टोटल पेमेंट देना था, यानी 15,000 इज द टोटल कंसिडरेशन, ठीक है। एडवांस में आपने 3,000 रुपया दे दिया, ठीक है। उसके बाद 15 सितंबर को फंक्शन हुआ उस हॉल में। फिर 27 अक्टूबर को टैक्स इनवॉइस इशू किया गया फॉर द एंटायर 15,000 रुपीज, और बैलेंस उसमें पेबल दिखा रहा था 12,000 रुपया। और 3 नवंबर को 12,000 रुपया रिसीव, मतलब आप पे कर रहे थे यहाँ पर, तो आपके एंगल से सोचे तो आपने पे कर दिया, ठीक है। सप्लायर के एंगल से सोचे तो उसने रिसीव कर लिया। यहाँ हम लोग सबको किसके एंगल से करेंगे? सप्लायर के एंगल से। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई आरसीएम का केस नहीं है, तो इट इज एफसीएम। अब हाँ, अब गुड्स है या सर्विस है? सर्विस है, ठीक है। हॉल बुक किया तो यहाँ पर सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, करेक्ट, ओके। तो सर्विस का केस में, एफसीएम के केस में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करते हैं? पहले प्रोविजन बताओ। इन केस ऑफ सर्विस, पहले हिंदी के नोट्स में फॉलो करो, सेक्शन 13 लगेगा, सर्विस का केस है। उसमें आरसीएम वाला जो केस है वो नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? एफसीएम वाला केस। तो एफसीएम वाले केस में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? ड्यू डेट ऑफ
इशू ऑफ इनवॉइस की टाइम पे इनवॉइस इशू हुआ कि नहीं, ये देखते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन में भी पहले ये देखेंगे कि टाइम पे वो इनवॉइस इशू हुआ कि नहीं, राइट। तो ये देखने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या ये एक इंश्योरेंस बैंकिंग ये सब कंपनी था, नहीं। क्या कंटिन्यूअस सप्लाई का केस था, नहीं। क्या सर्विसेज बीच में रोक दिया गया था, नहीं। अच्छा, और तो कुछ पढ़े ही नहीं, यही तो केसेस पढ़े थे। तो नॉर्मल केस लगेगा पहला वाला ए। नॉर्मल केस क्या था, ड्यू डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस बिफोर और विद इन 30 days फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो अब यहाँ पर प्रोविजन ऑफ सर्विस किस डेट को माना जाए, जिस दिन फंक्शन हुआ उस दिन काम हुआ, उस दिन सर्विस दिया, ये मानेंगे। अब हम पर एडवांस तो दे दिए ना। तो एडवांस दे दिए तो सर्विस रिसीव कर लिए, ये मान लेंगे। सप्लायर ने सर्विस किस दिन दिया, 15 सितंबर। जिस दिन फंक्शन दिया, जिस दिन फंक्शन हुआ दिया हुआ, यानी 15 सितंबर। तो इससे 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, या तो इसके पहले हो जाना चाहिए था या इसके 30 दिन तक हो जाना चाहिए था। तो 15 सितंबर से 30 दिन जाओगे तो क्या आएगा, 15 अक्टूबर, राइट। यानी 15 अक्टूबर तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। क्या हुआ है, नहीं हुआ है, 27 को इशू किया है। तो अब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे, इन केस अगर ड्यू डेट के विद इन आपका इनवॉइस इशू नहीं होता है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या फिर रिसीप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो प्रोविजन ऑफ सर्विस वाला डेट क्या है, 15 अक्टूबर। और पेमेंट कब रिसीव किया, रुको रुको रुको, पेमेंट कब रिसीव किया, इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, कौन सा डेट, जिस दिन सप्लायर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया या फिर उसका बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, व्हिचएवर इज अर्लियर। और यहाँ एडवांस पेमेंट लिया है तो आपका एडवांस पेमेंट वाला दिन को कंसिडर करना पड़ेगा, विच इज 6th में। तो अब इन दोनों डेट में से व्हिचएवर इज अर्लियर कौन सा हो गया, 6th में, तो वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, आ जाओ आंसर पढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 31, ये सारे रूल्स वगैरह याद नहीं रखने, सिर्फ सेक्शन याद रखना, सेक्शन 12, 13, 31, ये 3 सेक्शन याद रखो सिर्फ इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, टैक्स कब इनवॉइस, ये जो टैक्स इनवॉइस है ये इशू कब तक हो जाना चाहिए था, वो पहले प्रोविजन में बता दो, विद इन 30 days ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ है तो बहुत बुरी बात है, तब इन दैट केस हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई ले लेते हैं डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या रिसीप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो इन द फॉलोइंग जो आपका एग्जांपल दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, उसमें टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 6th में। क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि 6th में टाइम ऑफ सप्लाई तो हो गया, पैसा कितना पैसा पे टैक्स मांगेगा, पूरा 15,000 पे, 3,000 पे या 12,000 पे, पूरा में मान ले। तो वही आपको लिखा हुआ है कि ये जो टाइम ऑफ सप्लाई है, अब ध्यान से पढ़ना आगे, ठीक है, मेन बात यहाँ पर है ट्विस्ट। 6th में इज द डेट ऑफ पेमेंट फॉर ₹3,000 is earlier as the date of provision of service. The time of supply of service to the extent of balance 12,000 will be 15th September on which the provision is made. यानी ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि एडवांस वाला जो पेमेंट है उसके लिए, उस एडवांस पेमेंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई अलग से निकालना है, और उसके अलावा जो बैलेंस पेमेंट रिसीव हो रहा है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई अलग से निकालना है। तो अभी जो हम लोग निकाले, ये हम लोग निकाले फॉर द एडवांस अमाउंट ऑफ 3,000 रुपीज। क्लियर। तो अभी जो हम लोगों ने निकाला ये आधा आंसर था, विच वॉज फॉर ₹3,000। डन। अब 12,000 के लिए वापस से कैलकुलेट करो, क्यों 15 हो जाएगा, कंडीशंस तो वही है, टाइम पे इनवॉइस इशू होना चाहिए था, टाइम पे इसने इनवॉइस इशू किया नहीं, तो इसका प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर प्रोविजन ऑफ सर्विस फॉर द बैलेंस 12,000 विल बी 15 सितंबर और पेमेंट रिसीव डेट इज 3rd नवंबर व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर है, यहाँ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। डन, समझ गए। तो हमेशा याद रखना जब भी एडवांस रहेगा तो हम लोग एडवांस वाला ही प्रोविजन लगाएंगे, बट अमाउंट भी सिर्फ वो एडवांस अमाउंट के लिए निकाल रहे हैं, ओके। एंड देन जो नॉर्मल आपका प्रोविजन जो बैलेंस अमाउंट के लिए उसका उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। क्लियर हो गया ना पूरा। चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन 6। इन्वेस्टिगेशन हुआ which shows ABC and company carried out service of cleaning and repairs of tanks in an apartment complex. सर्विस दिया है कौन, ABC एंड कंपनी। क्या सर्विस दिया है, क्लीनिंग एंड रिपेयर का सर्विस दिया है, कॉम्प्लेक्स में होता है ना आप लोग के भी कॉम्प्लेक्स, टैंकी साफ होता है, ठीक है, तो वो काम किया है। For which the apartment owners association showed a payment in cash on 4th April to them against the work. ये जो अपार्टमेंट का जो बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें उन्होंने कैश पेमेंट दिखाया 4 अप्रैल का, ठीक है। आगे, डेट्स ऑफ द वर्क आर नॉट क्लियर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ABC एंड कंपनी। जिस दिन काम हुआ है वो डेट क्लियर नहीं है इनके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट क्लियर नहीं है, ठीक है।
तो एबीसी एंड कंपनी ने इनवॉइस इशू किया कि नहीं वो पढ़ो, हैज नॉट इशूड इनवॉइस और एंटर द पेमेंट इन द बुक्स। एबीसी एंड कंपनी ने इनवॉइस भी इशू नहीं किया और जो पेमेंट है वो भी अपने बुक्स में एबीसी एंड कंपनी नहीं लिखा। और एबीसी एंड कंपनी ने सर्विस दिया था ना, तो ये लोग का जो प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट है ये भी क्लियर नहीं है। बस इतना पता है कि जो अपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड्स है उसमें कैश पेमेंट उन्होंने 4 अप्रैल को किया। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? तो वो अपार्टमेंट का भी लेंगे हम लोग तो वही ले ले। ओके, आ जाओ आंसर में। तो लिखोगे कैसे आंसर को, सजाओगे कैसे अपना आंसर? पहले आप लिखोगे टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज नाइदर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ये प्रोविजन ऑफ सो एंड सो क्लॉज याद नहीं रहेगा आपको, राइट? तो आपको क्या लिखना है? टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट एज नाइदर द इनवॉइस हैज बीन इशूड नॉट द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इज अवेलेबल। ठीक है, एज ऑल्सो द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन द बुक्स ऑफ सप्लायर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। ये सारे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, सिंपल इंग्लिश में, जैसा हम बोले टैक्स में आपको एज इट इज नहीं लिखना है, सिंपल इंग्लिश में, बट एग्जैक्ट मीनिंग विद प्रोविजन लिखना है। ठीक है, तो therefore time of supply will be determined how? That will be the date on which the receipt of service shows a receipt, recipient of the service shows a receipt of the service in his books, which will be 4th April. Clear है? Okay. Quiz time, homework. Quiz time, homework time. चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन 7 में 6.37 आगे। ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में करना, तो इसको क्या करवाएंगे अभी? इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क। इलस्ट्रेशन 8 कर लो, एसोसिएट एंटरप्राइज के ऊपर है। टाइम ऑफ सप्लाई निकालना इन केस ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज। 4 मई को एक जर्मन कंपनी ने ईमेल इशू किया और अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को बताया, जो एसोसिएट एंटरप्राइज था एबीसी लिमिटेड। ठीक है, क्या बताया? टेक्निकल सर्विस दिया था भाई हम लोगों ने तुझे, उसका कॉस्ट इतना रुपया है। ठीक है, विच वॉज रिकॉर्डेड इन एबीसी लिमिटेड, यानी कि जिसको दिया वो जो एसोसिएट एंटरप्राइज है उसके बुक्स में 1 मई को रिकॉर्ड किया गया था। फाइन। और ये जो जर्मन कंपनी है उसने इन्फॉर्म किया 4 मई को। जुलाई 2 यानी 2 जुलाई को एबीसी लिमिटेड ने ट्रांसफर किया अमाउंट टू जर्मन कंपनी, यानी कि पेमेंट कर दिया। आप बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? हिंदी का नोट्स। गुड। तो जिस दिन एंट्री हुआ था बुक्स में ऑफ रेसिपिएंट, तो यहाँ पे रेसिपिएंट कौन था, सप्लायर कौन था? पहले तो ये हम लोग अलग अलग करते हैं। सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है यहाँ? जर्मन कंपनी। क्यों? क्योंकि ये पैसा रिसीव कर रहा है, तो पैसा तो वही रिसीव करता है ना जिसने बदले में कुछ दिया हो, है ना? तो जर्मन कंपनी सप्लायर। रेसिपिएंट कौन? एबीसी लिमिटेड। किसके बुक्स में एंट्री हो गया था 1 मई को? रेसिपिएंट के बुक्स में 1 मई को हो गया था, करेक्ट। अच्छा, प्रोविजन क्या है आपका? जिस दिन रेसिपिएंट के बुक्स में एंट्री हुआ या जिस दिन पेमेंट किया। पेमेंट कौन किया? एबीसी लिमिटेड। कब किया? जुलाई 2। तो विच एवर इज अर्लियर? 1 मई। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई। कोई दिक्कत? चलो, इजी लग रहा है अब? टफ कब लग रहा था? हाँ तो इतना हाँ तो इतना कॉन्फिडेंस है, टफ कब लग रहा था भाई?